इस वृद्धाश्रम में कैसे आए? आपके बेटे हैं तो वहाँ क्यों नहीं, आप यहाँ पर कैसे हैं? वो शराब पीते हैं। हाँ। क्या अलग अलग जगह पे काम करते हैं, हम इधर उधर मारे हुए फिरे हैं। खाता पीता है, जब बोलने जाता हूँ मैं, जो मारपीट करता है मेरे साथ। तो आखिरी पड़ाव में इंसान को कितना मतलब आर्थिक पर कितनी मानसिक शारीरिक सब पीड़ा भुगतनी पड़ती है। तो ये तो अपन भी अपनी भी अवस्थाएं आनी है और कोई अमरजड़ी खा के नहीं आया। इसलिए मुझे ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी युवा वर्ग हो और अपने माँ बाप के प्रति तो इतनी मतलब सहानुभूति होनी चाहिए उनको कि आखिरी पड़ाव में कम से कम ऐसी परिस्थितियाँ में नहीं आए वो। बच्चे की तो इनको कभी कभार बरसों में याद आती है तो खुद स्वयं मिलने चले जाते हैं, बट बच्चे परिवार के लोग नहीं आते मिलने। कभी कभी कोई के बच्चे हैं जो आ जाते हैं कभी कभार सालों में, बाकी नहीं आते हर कोई के। पिता कहते हैं कि पिता आंसू और मुस्कान का एक संगम होता है। जब बच्चे हमारे खुश होते हैं पिता भी मुस्कुराता है। जब बच्चे दुखी होते हैं, बच्चों की आंखों में आंसू होते हैं, पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जब बच्चे तरक्की करते हैं, पिता का सीना फूल करके गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब वही बच्चे पिता को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं एक अनचाही डगर पर चलने के लिए, तो पिता बच्चों को नहीं कोसता, तब भी अपनी हाथों की उन लकीरों को देखता है और उन लकीरों को कोसता है। क्योंकि कहते हैं ना कि पिता के लिए बच्चे हमेशा दिल में बसते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मीडिया हाउस राजस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज है बहुत ही खास दिन, फादर्स डे। कहते हैं पिता के लिए वैसे तो कोई भी एक दिन नहीं है, लेकिन कम से कम मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगी आज के दिन तो हम हमारे पिता को याद करें, हमारे जन्मदाता को याद करें जिनको कि हमने कहीं छोड़ दिया है। आज हम यहाँ पर आए हैं भारत माता सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम, जो कि कृष्णा नगर कोटा में स्थित है, रंगवाड़ी सर्किल के पास। हमारे साथ आप सभी देख रहे हैं कि कुछ पिता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन सभी पिताओं से यहाँ पर बात करना चाहूँगी। वैसे तो कहते हैं कि आपके लिए कोई एक दिन नहीं बना हुआ है, आपके लिए सभी दिन है, आपके लिए सभी दिनों के लिए आपके लिए दिल से सम्मान हमारा निकलना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हमें ये दिन देखना पड़ता है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम। मेरा नाम कन्हैयालाल है सर। कन्हैयालाल जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिजली के पास में आरोली गांव का रहने वाला हूँ। हाँ के रहने वाला। आपके बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं। बेटे बेटी? इस वृद्धाश्रम में कैसे आए? आपके बेटे हैं तो वहाँ क्यों नहीं, आप यहाँ पर कैसे हैं? वो शराब पीते हैं। हाँ। क्या अलग अलग जगह पे काम करते हैं, हम इधर उधर मारे हुए फिरे हैं, इसलिए आप खुद यहाँ पर आ गए। हाँ। देखिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की लत बुरी होती है। आपने देखा एक पिता जिसका बेटा शराब पीता है, वो परेशान होकर के आज यहाँ वृद्धाश्रम में आ चुके हैं। प्लीज़ छोड़ दीजिए इस लत को, पिता से बढ़कर कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है। चलिए, आपका नाम? रमेश। उमेश जी? रमेश जी। आप कहाँ से हैं? हाँ, सुवंदर से। आपके बच्चे हैं? बेटे भी हैं? बेटे नहीं हैं आपके? अच्छा, एक लड़का है। अच्छा, आप यहाँ पर कैसे हैं? आपका बेटा आपको रखता नहीं है या वो छोड़ के गए हैं? वो छोड़ गया था। बेटा आप छोड़ के आए बेटे को, क्यों? नहीं, कुछ कारण था? क्या कारण था आप बेटे को छोड़ के आए? नहीं छोड़ गया था। आप छोड़ कर के आए हैं। देखिए जहाँ तक मैं समझती हूँ कि कई बार जब दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है, शब्द खो जाते हैं। आपने देखा ना एक पिता ये भी नहीं बता पा रहा है कि मैं क्यों अपने बेटे को छोड़ कर के आया। और एक और ख़ास बात जो मैंने शुरू में भी कही थी, जब कोई भी बेटा अपने पिता को छोड़ता है तो कभी भी पिता अपने बेटे को बद्दुआ नहीं देता है, वो अपनी हाथों की लकीरों को ही कोसता है। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद छोड़ करके आ गया हूँ, लेकिन क्या कारण रहा? क्योंकि कोई तो कारण होगा, पर वो कारण हमारे साथ साझा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उनके बच्चों का किसी भी तरीके से गलत दृष्टि से देखा जाए। ये होता है पिता। पिता के वो मजबूत कंधे होते हैं जिन पर चढ़ कर के कभी हम मेलों में घुमा करते थे। पिता वो होता है जिनकी उंगलियां पकड़ करके हम चला करते थे। लेकिन क्यों जब वो वृद्ध हो जाते हैं हम उन्हीं उंगलियों को छोड़ देते हैं? क्यों हम छोड़ करके अनचाही डगर पर चलने के लिए उनको मजबूर कर देते हैं? चलिए, कहाँ से हैं सर आप? कोटा से ही काफ़ी सारे। कोटा से ही हैं। आपके बच्चे हैं? कोई नहीं, सेपरेटेड है। सेपरेटेड है, कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ पर खुद अपनी देख रेख करने के यहाँ पर आए आप? हाँ जी, यहाँ पे आया। अभी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, काम करता था मैं जी। मगर अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, मैं काम नहीं कर पा रहा था।
ओके, तो यहाँ पर आपकी अच्छे से देखभाल वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है दिया। कोई परेशानी नहीं होती, एक परिवार का माहौल मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच हाँ इसलिए यहीं पे है। यहीं पर है, थोड़ी सी खुशी मिलती है, हाँ जी, खुशी मिलती है यहाँ पर। खुशी मिलती है। ठीक है, देखा अगर ऐसी परिस्थितियाँ हों जहाँ पर हमें परिवार हमारा नहीं है, हम आकर के रह रहे हैं और एक परिवार हमें मिलता है, समझ में आता है, लेकिन बच्चे हैं और फिर हम यहाँ पर हैं, थोड़ा सोचिएगा कि क्यों हमारे पिता यहाँ पर हैं। आपका नाम? जगदीश। जगदीश जी, आप कहाँ से हैं? यहाँ पर इधर से। आप यहाँ पर कैसे आए? दुखी आत्मा बाकी होगा। दुखी आत्मा, बच्चे हैं आपके? है। तो आपको बेटा खुद यहाँ छोड़ने आए थे, आप खुद आ गए थे? मैं मुझे आई हूँ। आप खुद आ गए थे, वहाँ परेशानी थी आपको कुछ? क्या परेशानी थी? परेशानी आई थी, बच्चा आ गया। अच्छा, बनती नहीं थी आपस में, बिल्कुल, इसलिए आप यहाँ पर आ गए उनको छोड़कर। बेटे ने रोका नहीं कि मत जाइए आप वहाँ पर? ना रोका। सोचिए, अगर विचार मेल नहीं खा रहे, हमने पिता को त्याग दिया, पिता को वो रास्ता दिखा दिया जिस रास्ते पे पिता को कभी नहीं जाना चाहिए। थोड़ी देर सोच करके देखिएगा, जब हम बच्चे थे, अगर उस समय हम जिद करते और हमारे माता पिता हमें छोड़ देते एक अनचाही डगर पर, तो क्या आज जिस मुकाम पर हम पहुँचे, क्या हम पहुँच पा सकते थे? क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना जो तरक्की आपने पाई है, वो तरक्की आपकी किसी भी काम की नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि जब वो कप कपाते हाथ आशीर्वाद के लिए मेरे सर पर उठे, यकीन मानिएगा दुनिया भर की खुशियाँ मेरे आंचल में समा गई। तो इन आशीर्वाद से क्यों आप महरूम रहते हैं? क्यों इनके जो आशीर्वाद के लिए उठे हाथ हैं उनको अपने सर पर नहीं आने देते हैं? सोचिएगा, क्यों पिता को, माता को आप वृद्धाश्रम में छोड़ करके जाते हैं? क्या मजबूरी होती है उनकी जो वो यहाँ पर आते हैं? कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर रहती है, जब भी कोई भी व्यक्ति अपना परिवार छोड़ करके यहाँ पर आएगा। आपका नाम? हरिप्रसाद यादव। हरिप्रसाद यादव जी, आप कहाँ से हैं? मेरे जो जन्मभूमि तो खिलचीपुर है, एमपी में, और यहाँ पर हम धंधा करने के लिए मैं बाल बच्चे के सहित यहाँ आ गए 1989 में। जब से यहीं हैं, बाल बच्चों के लिए यहाँ पर कोई मकान नहीं है, धंधा करते रहे, बाल बच्चों को उनकी शादी ब्याह करते रहे, उसमें कोई खर्चा, तो बुजुर्गों का कोई संपत्ति नहीं थी, कोई हक नहीं मिला, सौतेली दादी थी, वो एक बड़ी लंबी कहानी है हमारे। तो इसलिए अब यहाँ पर जब कमरा वो किराए से रह रहे हैं, तो मैंने कह दिया बेटा अब तुम्हारा खर्चा तुम उठाओ, मेरा खर्चा मैं कैसे भी मेरा जो जीवन चलाऊं, तुम्हारा तुम चलाओ, इसलिए यहाँ आ गया। जब आपने अपने बच्चे से ये कहा कि तुम अपना खर्चा चलाओ, मैं अपना खर्चा चलाऊंगा, आपके बच्चे ने ये नहीं कहा कि जब पापा मैं छोटा था तब भी तो आप मेरा खर्चा चला रहे थे, तो क्या मैं? उन्होंने कहा था कि पापा समाज क्या कहेगी, मैंने कहा बेटा समाज कुछ नहीं कहेगी, समाज कोई खाने को नहीं देगी, अपनी व्यवस्था मैं मेरी कर लूँगा, तुम तुम्हारी करो। ऐसे करके फिर मैं आ गया। तो देखा आपने कि पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना घर छोड़ करके यहाँ पर आ गए। कहते हैं ना, ये होता है पिता। पिता समुद्र की तरह होता है जिसकी सतह पर कई लहरें आकर के टकराती हैं और उसकी गहराई में होती है खामोशी। ऐसी खामोशी अगर उसको पढ़ सकें आप, तो यकीन मानिएगा आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन जब हम चखते हैं तो पिता का व्यवहार खारे पानी की तरह खारा ज़रूर लगता है, लेकिन जब वही पानी खेतों में बारिश बन करके टपकता है तो खेतों को लहला देता है। तो ऐसा ही होता है पिता का भी प्यार। एक और हमारे साथ ऐसे ही पिता हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे हम। कहाँ से हैं आप? आंवली रोजड़ी। आंवली रोजड़ी से। आपकी फैमिली है, परिवार है? सब परिवार है, सब फैमिली है, 4 लड़की 1 लड़का है। लड़के की शादी कर दी, 3 बच्चे हैं, समझता नहीं है, उसको धंधे पानी लगवा देते, खाता पीता है। जब बोलने जाता हूँ मैं, जो मारपीट करता है मेरे साथ, उसकी मम्मी भी उसके साथ रहती है, उसके मतलब दोनों की बनती है। मैं बोलने जाता हूँ तो मेरे ऊपर पड़ जाता है, इसलिए मैं चला आता हूँ। यहाँ आ जाते हैं। तो मतलब आपकी वाइफ जो है, पत्नी आपकी जो है, जो बेटे की माँ है, वो उनके साथ ही है? उनके साथ ही। वो नहीं समझाती कभी कि ये गलत है? गलत क्या है, जितना कमाएगा उतना ही दारू पी जाएगा। घर में 1 रुपया नहीं देता, मैं कमाता हूँ, मैं देता हूँ। बाहर सुपरवाइजर का काम करता है मैं, कॉन्ट्रैक्टर में। वो कमाती है, लेडी सामान बेच बुचा के उसको धंधा लगा के देते, 20,000 25,000 30,000 लगवा के 4 दिन करेगा, फिर बंद कर देगा धंधा। अब बोलने में जाता हूँ, जो मारने उठ जाते मेरे ऊपर।
बिल्कुल। और आपकी पत्नी अपने बेटे का साथ फेवर उसका ही लेती है। उनका ही फेवर लेती हैं, बिल्कुल। देखिए ना, क्या होता है कि जब हम खुद समझदार हो जाते हैं ना, किसी लायक हम बन जाते हैं, तो हमारे जो पिता बचपन में हमें एक राह दिखाते थे, हमारे लिए रोशनी बनते थे, हम उस रोशनी में चल करके आज यहाँ तक पहुँचे थे, उसी पिता की दिखाई हुई रोशनी आज हमें गलत लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने पैरों पर खड़े होकर के चलना सीखे हैं, सिर्फ इसीलिए। थोड़ा सोच करके देखिएगा, इन पैरों पर जब आप चलना सीखें, आपको खड़ा होना किसने सिखाया? पिता की इन उंगलियों ने ही सिखाया, जिनको कि आज आप छोड़ चुके हैं। कवि संस्था की संरक्षक भावना शर्मा जी, भावना शर्मा जी, आज आप यहाँ पर आई हैं। यहाँ आप जब आई, आपने देखा तो कहीं ना कहीं अंदर से कुछ टूटा, पिता की याद आई? मैं इन शब्दों को अपने मतलब मैं बयां नहीं कर सकती कि मुझे यहाँ आ करके मुझे कैसा महसूस हो रहा है। ये मेरी आत्मा मतलब कुछ कह नहीं पाएगी। क्यों कि मैं बुजुर्गों के साथ काफ़ी साथ रही हूँ, और मैंने मेरे ससुर जी के, ये मैं केवल दिखावे के लिए नहीं कह रही हूँ, ये पूरा मेरा ससुराल पक्ष भी सुन रहा होगा, मेरे पियर पक्ष के भी सुन रहे होंगे। मेरे ससुर जी के आशीर्वाद हैं कि बेटा तुझे मेरी चमड़े की जूती भी पहनाऊँ तो कम है। मैंने मेरे ससुर जी से यही कहा, मैंने कहा बाबूजी ये हमारा फ़र्ज़ है। आज मैं ये शब्द मीडिया पे मैं कह रही हूँ, ये मेरे ससुर जी के आशीर्वाद हैं और मेरे माता पिता के आशीर्वाद हैं, और ये उनकी सेवा का फल है जो आज मैं, ये भी मेरे माता पिता तुल्य ही हैं। इसलिए मैं आज इस फादर्स डे पे मैं अपने माता पिता को, सास ससुर को याद कर रही हूँ, और मेरा यही है कि मैं इनके साथ ही मैंने आज ये दिवस मनाया है। बिल्कुल, ये तो नहीं पूछूंगी कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा, क्योंकि जो आपने बयां किया, जो आपने कहा, उसने सब कुछ कह दिया है। क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, आंखें बयां कर देती हैं। आपकी आंखों ने भी बहुत कुछ यहाँ पर बयां किया। आपने देखा भावना जी, हम लालचंद जी से बात कर रहे थे, उनको भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, सरकार से भी बहुत कुछ वो चाहते हैं। क्या उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप कुछ राज्य सरकार के साथ मिलकर कुछ प्रयास करेंगे? अवश्य प्रयास करूंगी। और जो मैंने ये देखा है कि आज 25-30 जने इतने से छोटे से परिसर में जो रह रहे हैं, तो मैं सोच सकती हूँ कि इनको कितनी असुविधाएं महसूस हो रही होगी। तो मैं बनते कोशिश होगी, मैं गवर्नमेंट से इनके से जो इनको रहने का थोड़ा बहुत बड़ा परिसर मिले और अच्छी इनको सुविधा मिले रहने के लिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, कम से कम रहने के लिए एक अच्छा परिसर मिल जाएगा, एक अच्छा माहौल इनको मिल जाएगा। और लालचंद जी जिस तरीके से कर रहे हैं, वो तो अपनी तरफ से उनकी कोशिश पूरी यहाँ पर की जा रही है। एक बात और कहना चाहेंगे, कई बार होता है कि हम कोई विशेष दिन होता है तब हमें बुज़ुर्गों की, इनकी वृद्धाश्रम की, अनाथ आश्रम की याद आ जाती है। क्या कभी आप ये दिन नहीं भी हैं, वैसे भी आप जाकर के देखती हैं, उनसे मिलती हैं? ज़रूर। मैं एक बार मैं अपने, ये मैंने मेरी अपनी किताब में भी इस बात को मैंने लिखा है। मैं एक बार बनारस गई थी। बनारस जाकर के मैंने वहाँ मुमुक्षु भवन देखा। वो मुमुक्षु भवन को देखते आज मुझे वही स्मृतियाँ वापस जागृत हो गई कि वहाँ कैसे लोग बाग अपना आजीवन वहीं बिताते हैं, और वो भी घर से ही प्रताड़ित होते हैं। और मैं उस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से महसूस करती हूँ मन में, मैं कह नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि जो ये हमारा उम्र का आखिरी पड़ाव होता है, तो आखिरी पड़ाव में इंसान को कितना मतलब आर्थिक पर कितनी मानसिक शारीरिक सब पीड़ा भुगतनी पड़ती है। तो ये तो अपन भी अपनी भी अवस्थाएं आनी है, और कोई अमरजड़ी खा के नहीं आया। इसलिए मुझे ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी युवा वर्ग हो, और अपने माँ बाप के प्रति तो इतनी मतलब सहानुभूति होनी चाहिए उनको कि आखिरी पड़ाव में कम से कम ऐसी परिस्थितियाँ में नहीं आए वो। बिल्कुल, देखा, बहुत कुछ कहा, शब्दों ने तो कहा ही, लेकिन आँखों ने भी बहुत कुछ कहा। वास्तव में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक कटु सत्य है, आज जिस पड़ाव से ये गुजर रहे हैं, कल उसी पड़ाव पर हम भी खड़े होंगे। सोच के देखिएगा, अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तब क्या होगा, सोचिएगा ज़रूर इस बात को। हमारे साथ हैं ज़िला अध्यक्ष पूनम जी, आप ज़िला अध्यक्ष हैं। हमने जैसे, नमस्ते, हमने अभी भावना जी की बातों को सुना। कहते हैं ना कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता, एक और एक मिलते हैं तब जाकर के 11 बनते हैं। आप किस तरीके से भावना जी के साथ खड़ी रहती हैं? मैडम, मैं भावना जी के साथ, ये क्या है जो वृद्धाश्रम है मैडम, ये चीज़ भी क्या हमारा क्या है सपना था। तो ये जो भावना जी के, रवि भैया जी के, इनके माध्यम से जो हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है ना, इसके लिए मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम। बिल्कुल, देखिए, अगर सबके दिलों में ये विचार आ जाए
कि हमें ये सेवा करनी है, हमें बुज़ुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, हमेशा हमारे सर पर आशीर्वाद बना रहे, तो यकीन मानिएगा किसी भी बुज़ुर्ग की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा बुज़ुर्गों की आंखों के आंसुओं को अपने अंदर लेने की और अपनी मुस्कुराहट को उनके चेहरे तक पहुँचाने की। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। लालचंद खींची है मेरा नाम। लालचंद जी, लालचंद जी, आप वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं कि एक परिवार आपको दे रहे हैं, जिन लोगों को परिवार ने छोड़ दिया वो परिवार आप यहाँ पर लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे कि मुझे इस तरीके से वृद्ध आश्रम खोलना चाहिए और जो बुज़ुर्ग हैं उनको एक अपना आश्रय तो नहीं कहूँगी क्योंकि पिता बुज़ुर्ग हमें कभी हम उनको आश्रय नहीं दे सकते, लेकिन एक संबल आप दे रहे हैं। मैं काफ़ी छोटे परिवार से हूँ और गरीब परिवार से भी हूँ। मैंने ऐसी स्थिति देखी हुई है बचपन में काफ़ी, तो मेरे को यही ख्याल आया कि क्यों नहीं एक संस्था मतलब एक टीम बनाई जाए और टीम बना के इन लोगों को एक आश्रय दिया जाए। क्यों नहीं काफ़ी ये कम से कम मान लो आप 15 साल पहले मेरे दिमाग में ये आया और मैंने ये करने का ठान लिया, तो एक तरह से ये सफलता मुझे हासिल हो गई। मैंने एक टीम बनाई है ना, टीम बना के मेंबर्स बनाए और मैं इतना सक्षम नहीं था कि मैं स्वयं के बल से एक वृद्धाश्रम संचालित कर सकूं। मैंने गवर्नमेंट से सहारा लिया, मैंने अप्लाई किया, ऊपर वाले का सहयोग रहा और वो अप्रूव्ड हो गया। मैंने ये वृद्धाश्रम यहाँ संचालित किया। ये 14 साल से यहाँ पे संचालित है, पर ये किराए के भवन में है। यहाँ पे 25 बुजुर्ग रहते हैं, माता पिता तुल्य। और आपको जो गवर्नमेंट है, सरकार की तरफ से भी कोई ऐड वगैरह मिलती है, कोई सहायता देती है सरकार? जी बिल्कुल मिलती है। पर व्यक्ति को 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलती है। इसमें इनका खाना यानी कि भोजन, इनके तेल साबुन की व्यवस्था, इनके चप्पल जूते कपड़े लत्ते, मतलब सारा ही वो 1800 रुपये में ही हमें करना पड़ता है, जो कि बहुत कम राशि है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग जगह से सभी बुज़ुर्ग आते हैं, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, तो कई बार कि आपको क्या इनके बेटे बच्चे इनको खुद यहाँ छोड़ करके जाते हैं या खुद ये आ जाते हैं? ये अपने परिवार से प्रताड़ित होकर ही यहाँ पे आते हैं स्वयं, बच्चे छोड़ के नहीं जाते हैं। बच्चे की तो इनको कभी कभार बरसों में याद आती है तो खुद स्वयं मिलने चले जाते हैं, बट बच्चे परिवार के लोग नहीं आते मिलने। कभी कभी कोई के बच्चे हैं जो आ जाते हैं कभी कभार सालों में, बाकी नहीं आते, हर कोई के नहीं आते इनके बच्चे। कभी आपने ऐसी कोशिश की कि किसी काउंसलर को बुलाया जाए, परिवार के सभी सदस्यों को बिठाया जाए, बुज़ुर्ग उनको पिता को बिठाया जाए, उनके अंदर सुलह कराई जाए ताकि परिवार एक खुशनुमा परिवार बन जाए? बिल्कुल, हमने ये ऐसा किया है, परिवार को बुलाने की कोशिश की है और बहुत से सक्षम भी हुए हम। परिवार के साथ हमने भेजे भी हैं बहुत सारे बुजुर्ग लोग मना के, और कोई वापस आ भी जाते हैं और कोई नहीं भी आते हैं, दोनों ही बातें हैं इसमें। कहते हैं ना कि उम्र के साथ बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं, तो इनका इलाज वगैरह आप कराते हैं या इनके बच्चों को या परिवार को इन्फॉर्म करते हैं तो वो लोग आके करवाते हैं? जब यहाँ पे आए ये परिवार से प्रताड़ित होके, तो निश्चित हमें ही करवाना है इनका सब कुछ। इनका जो भी बीमारी का खर्चा है, कुछ भी है, तो सब कुछ हमें संस्था के द्वारा यहाँ ही करवाना पड़ता है। हमें दानदाता चाहे सहयोग लेना हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाना हो, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। कुछ भी हो जाए भले से, तो सारी व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। अभी जैसे बात करें लालचंद जी, 1.5 साल से कोरोना से सभी लोग पीड़ित हैं, पूरी चीज़ें, तो उस समय और ज़्यादा सावधानियां रखने की ज़रूरत हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों को और जो 60+ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको हम और भी ज़्यादा हिफाजत से रखें, उनका वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस दौरान क्या आपने इनके साथ क्या सावधानियाँ बरती गई? क्या इनका सभी का वैक्सीनेशन आपने करवा दिया? हाँ, इनका सभी का वैक्सीनेशन हो गया है, बट इनको हम कोरोना के जो लॉकडाउन था उसमें इनको बाहर जाना बंद कर दिया था और बाहर के लोगों को भी अंदर आना बंद कर दिया था। इनकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी थी ना, तो इनको आना जाना सब, इनका ट्रीटमेंट वगैरह सब यहीं किया। बाहर से मेडिकल से दवाइयाँ, बीपी शुगर की वगैरह सब बाहर से दवाइयाँ आई है। हॉस्पिटल में ये 1.5 साल से नहीं जा रहे हैं, बाहर से ही दवाइयों के द्वारा ही इनका इलाज किया जा रहा है। और इनको कहीं बाहर ज़्यादा घूमना फिरना भी अभी बंद है। बस इनकी यही सेफ्टी है कि ये मास्क लगा के रहते हैं इनका, और बाहर नहीं जाते, किसी के बाहरी व्यक्तियों को टच में नहीं करने देते। बस इनकी सेफ्टी इस तरह से किया जाता है। हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है ताकि हमारे जो बुजुर्ग हैं ये बिल्कुल सही रहें, खुश, और इनके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा ऐसी बनी रहे। बिल्कुल। कोई ऐसी परेशानी आपको आती है इस संस्था को चलाने में किसी तरीके की?
मैम परेशानी तो है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। और ये एक वृद्धाश्रम है, काफ़ी छोटा है, किराए का है। हमने काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी लोग आते हैं पर हम रख नहीं पाते, 25 से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है रखने की हमारी। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आप एक ज़मीन की व्यवस्था करवा दें, या फिर जो सरकारी बिल्डिंग खाली पड़ी है, बहुत सारी बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई है, नाकारा है, जो कि काम में नहीं आती है, तो वृद्धाश्रम के लिए दे दिया जाए तो कम से कम ये 25 से 50 लोग तो कम से कम उसमें रह सकते हैं। उसको अपन दानदाताओं को के माध्यम से सही रिपेयरिंग करवा के उसको रहने लायक बनवा सकते हैं और उसमें आराम से वृद्धाश्रम संचालित कर सकते हैं। मेरा यही राज्य सरकार को निवेदन है। बिल्कुल। तो देखा आपने लालचंद जी किस तरीके से भारत माता सेवा समिति के यहाँ पर वृद्धाश्रम को चला रहे हैं। परेशानियाँ भी, कहते हैं ना, कोई भी काम हम करते हैं तो परेशानियाँ भी हमारे सामने आती हैं, लेकिन हर परेशानी के सामने डटकर वो खड़े हुए हैं। उनकी कोशिश सिर्फ यही है कि जिन बुज़ुर्गों को परिवार ने छोड़ दिया है या परिवार से परेशान होकर के यहाँ पर आए हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान, खुशी हमेशा कायम रहे। आज का दिन मैं सिर्फ यही कहूँगी, एक दिन पिता का नहीं होता है। जब एक माता पिता मिलकर के 4 बच्चों को, 6 बच्चों को, 2 बच्चों को पाल सकते हैं, तो क्या बच्चे मिलकर के माता पिता को नहीं रख सकते हैं? क्या बच्चे माता पिता के चेहरे पर वो खुशी नहीं ला सकते हैं जो माता पिता हम बच्चों के चेहरे पर लेकर के आते थे? हमारी खुशियों को देख करके वो खुश होते थे। फादर्स डे मनाना तभी जा कर के सफल होगा जब हम वृद्धाश्रम में देखेंगे कि एक भी पिता अपने परिवार से दुखी होकर के वृद्धाश्रम में नहीं है, तभी जा कर के सफल होगा ये फादर्स डे मनाना। बाकी तो यही रहेगा कि हम सोशल मीडिया पर जाएंगे, व्हाट्सएप पर जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे, अपने पिता के साथ एक हंसती हुई एक तस्वीर पोस्ट कर देंगे और उसमें लिख देंगे आई लव माई डैड। जरा सोच के देखिए, क्या वास्तव में आप अपने पिता से प्यार करते हैं? अगर हम अपने पिता से प्यार कर रहे होते तो आज वृद्धाश्रम में ऐसे बुजुर्ग पिता यहाँ पर नहीं होते। मीडिया हाउस राजस्थान के लिए मैं डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन राहुल के साथ। मैं चाहूँगी कि जैसा इनका भैया का नाम है लालचंद जी, तो ये वास्तव में सबके लाल हैं और भगवान इनको इस जन्म क्या, इनको ये सेवा का फल जन्म जन्मांतर मिलेगा आपको। इसलिए हमको भी अगर ऐसी सेवा का मौका मिले ना तो मुझे भी मिलना चाहिए इसका। और आप मेरे को तहे दिल से आप मुझे आमंत्रित कर सकते हो और मुझे कोई चीज़ परहेज नहीं है बुजुर्गों की सेवा से। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। जैसे नाम है लालचंद जी, कहते हैं ना, चंद्रमा जब निकलता है बहुत शीतलता प्रदान कर देता है। जब हम बहुत ज़्यादा दिन भर सूरज की तपन में रहते हैं और रात को जब चंद्रमा आता है उसकी किरणें हमें बहुत ही ज़्यादा सुहानी लगते हैं। वैसे ही जब ये लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, परिवार से परेशान होते हैं, यहाँ आते हैं तो लालचंद जी उसी तरीके से इनको एक परिवार की तरह रख कर के शिथिलता प्रदान करते हैं।